नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों के लिए 511 कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ देर में। इससे वहां के गांव के युवाओं को रोजगार मिलने में बहुत सुविधा होगी। क्या है इसका महत्व, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि फिलिस्तीन के बहाने क्या भारत में विपक्षी गठबंधन के कई नेता हमास का समर्थन कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो मकसद क्या है, किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, करेंगे इस पर चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव का प्रचार है वो कैसा चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं गहलोत बनाम पायलट के पेच में फंसी हुई है क्या, करेंगे इस पर बात। और यह भी कि फ्री बिजली का वादा पंजाब की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर रही है। शॉर्टकट की राजनीति से अर्थव्यवस्था में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर बात, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। 511 केंद्रों के साथ हो रही है शुरुआत। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 34 ग्रामीण जिलों के 511 केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। इजराइल पहुंचे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। आतंक के खिलाफ सुनक ने नेतन्याहू का जताया समर्थन। गजा पर इजराइल के हमले जारी। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की याचिका खारिज। शिव कुमार ने आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की थी अपील। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में फाइनल रिपोर्ट दर्ज करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अमित शाह के चुनावी रैली। कोंडागांव में भी चुनाव प्रचार। उधर तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेरी यात्रा, तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी तेलंगाना पर चर्चा। ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू करने और मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर आदेश आने की संभावना। और आईसीसी विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। टीम इंडिया जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए मैदान में, तो बांग्लादेश की भी जीत दर्ज करने की कोशिश। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और ये एजेंडा है युवाओं के भविष्य को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। ये 511 केंद्रों के साथ इसकी शुरुआत आज की जा रही है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पीएम आज शाम करीब 4:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की स्थापना महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित ये केंद्र करेंगे। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक केंद्र लगभग 100 युवाओं को कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करेगा। और यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के अंतर्गत सूचीबद्ध उद्योग साझेदारों और एजेंसियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इन केंद्रों के गठन से इस क्षेत्र में अधिक सक्षम और कुशल मानव शक्ति विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। ये युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है।
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को पीएम मोदी द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर साल 2015 में आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। इस मिशन को कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो जब अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इसकी वर्चुअली शुरुआत करेंगे तो हम आपको जरूर ये दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ इसकी खास बातें हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, ये 511 केंद्र और महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में वो देहाती इलाका जहां पर की जो युवा हैं उनको रोजगार की जरूरत है, और इससे एक कार्य से कई चीजें होंगी। युवाओं को रोजगार मिलेगी, साथ ही पलायन जो देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ होती है उस पर रोक लगेगी। कितने अहम हैं ये सारे के सारे केंद्र, 511 केंद्र जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है? सुधाकर। निश्चित तौर पर लालचंद, और देखिए इसकी शुरुआत एक ऐसे वक्त पे हो रही है। आपको पता है कि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो बीते 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। यानी कि बीते कुछ वर्षों में रोजगार बड़ी मात्रा में देश में सृजित हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें भी एक बड़ी संख्या ग्रामीण रोजगारों की है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के किस तरह से नए अवसर पनप रहे हैं। आज जब भारत दुनिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्रीज में शामिल हो चुका है, तो हम जानते हैं, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम इसके जरिए हम जानते हैं कि एक बार में अगर प्रति केंद्र आप देख लें कि 100 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो एक बार में 5.5, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं, तो 5.5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। और निश्चित तौर पर आज जो देश में जिस तरह से अवसर बन रहा है, हम जानते हैं कि आज ये कहा जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से ये सदी भारत की सदी है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा युवा है और स्किल्ड युवाओं की फौज तैयार हो रही है, तो उसमें एक बड़ा योगदान ये 500 से भी जो ज्यादा केंद्र स्थापित हो रहे हैं वो देने वाले हैं। और निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा, ग्रामीण जो रोजगार का क्षेत्र है वहां मिलेगा, और वहां भी अब स्किल्ड जो मैन पावर वो मिल सकेंगे। उसके लिए शहरों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और अगर कोई उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थापित करना चाहता है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र से ही इस तरह के प्रशिक्षित युवा उसको मिल सकेंगे। जी, आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे सुधाकर, निश्चित रूप से उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय बेरोजगारी दर जो है उसमें काफी गिरावट आई है, और दुनिया के कई देशों से अगर आप तुलना करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत में ये बेरोजगारी दर कितने निचले स्तर पर है। लेकिन जब इस तरह के और कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है सुधाकर, तो ये क्या ये तस्वीर पेश कर रही है कि हमारे यहां ऐसे कदमों के जरिए बेरोजगारी की दर को हम और नीचे ला सकते हैं, और उसी की दिशा में ये एक अहम कोशिश? बिल्कुल। और लालचंद देखिए, बेरोजगारी दर में कमी के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कोविड के ठीक बाद ये जो परिस्थितियां थी उसके बाद इस तरह के आंकड़े सामने आना। हम जानते हैं कि कोविड में 2-2.5 साल किस तरह से बीता पूरी दुनिया में, और उसके बाद इस तेजी से जो तमाम अवसर देश में बन रहा है, चाहे आज सरकारी क्षेत्रों की बात कर ली जाए या जो राज्यों में जिस तरह से अवसर बन रहे हैं, या फिर आज मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात कर ली जाए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो पूरा एक तरह से एक माहौल बना है उसमें एक तरह से ये कदम भी एक बड़ा रोल अहम रोल पैदा करने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही लालचंद इस बात को भी देखिए, अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत की तरफ से ग्लोबल स्किल मैपिंग का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको पूरी दुनिया ने एक तरह से सहज स्वीकार किया। तो आज भारत इस तरह के युवा तैयार करना चाहता है, सिर्फ देश की नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की ही नहीं, शहरों की ही नहीं, बल्कि दुनिया की जो आवश्यकता है वो पूरी कर सकते हैं। तो वो उस तरह के युवाओं को हम जानते हैं कि बीते 9 वर्षों में जो नीति रणनीति रही है मोदी सरकार की, खास तौर से जो कौशल विकास के जरिए आज सिर्फ कौशल विकास नहीं किया जा रहा है, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग पर भी उतना ही जोर है। आप देखिए, बीते सिर्फ 9 वर्षों में 5000 से ज्यादा नए ITI खोले गए हैं, 4 लाख से ज्यादा ITI में सीट जोड़ी गई है। आज
नए मेडिकल कॉलेज हो, नए इंजीनियर IITs की बात हो, एम्स की बात हो, तो सिर्फ एक तरह से एक मॉडल केंद्रों की ही बात नहीं है, बल्कि उस तरह के व्यवसायों में प्रशिक्षण जिसमें रोजगार आज उपलब्ध है, तो उस तरह की एक व्यवस्था आज तैयार की गई है। और साथ ही साथ ट्रेडिशनल क्षेत्र को भी उतना ही मजबूत किया जा रहा है। लालचंद, आज महाराष्ट्र में शुरुआत हो रही है इस तरह के केंद्रों की। आगे चल करके हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी कई राज्यों में इस तरह की शुरुआत हो सकती है। सुधाकर, बिल्कुल। और देखिए, पीएम मोदी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जो स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको दूसरे राज्यों को भी पूरा करना चाहिए, अपनाना चाहिए, और एक तरह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना पनपनी चाहिए। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सक्सेस स्टोरी दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा दे सकेगी। और हम जानते हैं कि मोदी सरकार आज बीते 70 सालों में पहली बार ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चाहे किसानों की बात हो, छोटे श्रमिकों की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो, वहां के लोगों को आत्मविश्वास देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, आप गांवों को ओवरसी केबल से जोड़ने की बात कर लीजिए, हर गांव तक बिजली पहुंचाना के जो कार्यक्रम को जो पूरा कर लिया गया। तो एक तरह से उस आत्मविश्वास के बाद जब स्किल मिलता है, अवसर मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि आज भारत का युवा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जोड़ने के लिए। और जब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो फिर आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा हमारी ये है कि विपक्षी दल के कई नेता अलग रुख क्यों ले रहे हैं इजराइल और आतंकी संगठन हमास के युद्ध पर। क्या है इसके पीछे, कौन सी राजनीति है, जबकि भारत जैसा देश तो आतंकवाद से हमेशा से पीड़ित रहा है। करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की कि क्यों आतंकवाद पर अलग अलग रुख ले रही है दुनिया। और दुनिया तो छोड़िए, अपने देश में भी नेता अलग अलग रुख क्यों ले रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर आज भी दुनिया बची हुई है और मानवता का कत्लेआम हो रहा है आतंकियों के द्वारा और आतंकवाद के द्वारा। लेकिन मौजूदा दौर में हमास के आतंकी हमले में इजराइल के बेकसूर लोगों की मौत ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। जिस तरह से 5000 मिसाइल दागे गए थे, क्या फिलिस्तीन के संघर्ष के नाम पर बेगुनाहों के कत्लेआम को जायज ठहराया जा सकता है जो हमास ने किया था? आज ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक इजराइल पहुंच गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मैं इजराइल में हूं, एक देश जो इस समय शोक में है। मैं भी आपके दुख से दुखी हूं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। ये ऋषि सुनक के शब्द हैं। लेकिन भारत में
भारत में क्या हो रहा है? विपक्षी गठबंधन में ऐसी क्या मजबूरी है कि वो भारत के आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड से अलग राय रख रहे हैं? कई नेता इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं। भारत में विपक्षी गठबंधन के नेता आतंकी हमास के लिए आंसू बहा रहे हैं। क्या वोट की सियासत देश की समस्या से भी ऊपर है? क्योंकि आतंकवाद वो समस्या है। एनसीपी नेता और इंडिया अलायंस गठबंधन के सूत्रधार शरद पवार ने इस मामले पर पीएम मोदी की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि भारत तो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। यह पहली बार है जब भारत ने इसराइल को समर्थन दिया है, यह शरद पवार का कहना है। दरअसल पीएम मोदी ने हमास के आतंकी हमले में 1600 से भी अधिक इजरायली नागरिकों के हताहत होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और पीएम ने उस प्रतिक्रिया में कहा था कि आतंकवाद को अलग चश्मे में नहीं देखा जा सकता। मानवता के खिलाफ यह बड़ा दुश्मन है और भारत इस दुख की घड़ी में इसराइल के साथ है। इसराइल हमास जंग में गजा के एक अस्पताल पर हुए हमले की निंदा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जो भी इसमें शामिल हैं उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साफ तौर पर पीएम मोदी ने यह प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन इजराइल ने अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामी आतंकी को जिम्मेदार ठहराया है, तो हमास ने इसे इजराइल का कृत्य बता दिया है। यानी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन भारत में विपक्षी दलों की ऐसी क्या मजबूरी है कि बिना तथ्य सामने आए ही इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उसी पर सवाल उठा रहे हैं? हम सब जानते हैं हमास एक आतंकी संगठन है जिसे समर्थन देने में कई अरब देश भी हिचक रहे हैं। लेकिन भारत की सियासत देखिए, इसे मुस्लिम समाज की भावना से जोड़ा जा रहा है। आप देखें कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि केंद्र सरकार की नीति से अलग पार्टी ने अपनी सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित कर दिया, अलग रुख लेकर के। कांग्रेस ने फलस्तीन के साथ खड़े होने की बात कही इस प्रस्ताव में, लेकिन हमास के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा कहिए, ऐसा लगता है इसे जीव लड़खड़ाने लगी। मौजूदा दौर में किसी भी जंग का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकवाद पर अलग अलग राय से तो इंसानियत ही शिकार होती है। भारत में भी शिकार हुई है लंबे समय तक। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरहद पार के आतंकी हमले और साजिश में भारत ने बहुत नुकसान सहा है। पीड़ित देश रहा है भारत। आतंकवाद से भारत में हजारों मासूमों की जान गई है, तो हजारों वीर जवानों ने आतंक के खिलाफ जंग में शहादत भी दी है। तो क्या सिर्फ वोट के लिए हम उन सभी की शहादत को भूल जाएंगे और आतंकवाद का समर्थन करेंगे? यह सवाल उठता है उन नेताओं के ऊपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा में हुए हवाई हमले पर दुख व्यक्त किया था और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा था कि गजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की दुखद क्षति से व्यथित हूं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजराइल में आतंकी हमले पर भारत के रुख पर बेतुके बयान देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत का रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रहा है, आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है। पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए और भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हुए सोते रहे। यह इस सड़ी हुई मानसिकता को रोकना होगा। मुझे उम्मीद है कि पवार जी कम से कम अब पहले राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी शरद पवार के बयान की निंदा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं शरद पवार द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने इजराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट निंदा पर सवाल उठाया था। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है।
इसराइल में आतंकवादी हमले की पीएम मोदी की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ राजनेताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि राष्ट्र के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी भी राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है और जब हमारे राष्ट्र की भलाई की रक्षा की बात आती है तो एकता और सर्वसम्मति होनी चाहिए। स्थिति की गंभीरता को राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत राय के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एकीकृत मोर्चे की आवश्यकता है। तो वहीं भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वे सुप्रिया सुले को युद्ध में भेज देंगे। शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। तो एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका और हेमंत का डीएनए तो एक ही है, क्योंकि वे भी कांग्रेस में ही तो थे। I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। तो हम आज की खास चर्चा अब शुरुआत करते हैं और अमित शाह ने जो कुछ कहा है वो हम आपको बाद में सुनवाएंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत शेखर सर। साथ में हमारे साथ अतिकुर रहमान, बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत अतिकुर साहब, स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। बहुत बहुत स्वागत अतिकुर रहमान साहब। मैं शुरुआत करता हूँ चर्चा की विनोद जी से। विनोद जी, आतंकवाद का कितना पीड़ित रहा है भारत? आतंकवाद को लेकर के भारत ने वैश्विक मंचों पर कहां बात नहीं उठाई होगी, और आज हमारे कुछ नेता चाहते हैं कि हम आतंकवाद पर चुप हो जाएं, कुछ ना बोलें। जिस भारत ने, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ तक, महासभा तक जाकर के ये बात उठाई, आज ये नेता चाहते हैं कि हम आतंकवाद पर चुप्पी साध लें और आतंकियों का समर्थन करें। क्या यह संभव है? क्या आज के भारत के लिए यह संभव है, जो पीड़ित रहा है, जो घायल रहा है, जिसको हजारों कट्स दिए हैं आतंकवाद ने? विनोद जी। लाल जी, मैं आपके ही रिपोर्ट से आता हूं। आपने बहुत भावनात्मक सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि इसका पहले जवाब देना चाहिए। शरद पवार इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, कई बार जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका ये जो गैर जिम्मेदाराना बयान है उसको भी समझने की ज़रूरत है। और शायद शरद पवार को शायद ये इल्म नहीं होगा कि इस देश में अब तक इस आतंकवादी हमले में कम से कम 50 बेकसूर लोगों की, मासूमों की जानें गई होगी। 60,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों ने शहादत दी होगी इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में। और उस लड़ाई के जो नायक रहे हैं, और शरद पवार भी कभी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, जब उनके दौर में ये होता होगा, तो क्या कभी उन बेवाओं के घर में, उन विधवाओं के घर में जाके उनसे आतंकवाद के दर्द को समझे? जो लाखों इस देश में ऐसी विधवाएं हैं, बेवाएं हैं, जो इस आतंकवाद के दंश को झेले, या बेकसूर मासूम लोग हैं जो अभी भी विकलांग पड़े हुए हैं जी। इतने देश में, पूरे दुनिया में ये आतंकवाद के इस दंश को नहीं झेला होगा जितना भारत ने झेला है। 1 लाख से ज्यादा इस देश में लोग पीड़ित हुए हैं इस आतंकवादी हमले में। सरहद पार के, या पाकिस्तान से आप सीधे कह लें तो ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स का जो पाकिस्तान का जनरल जिया के समय जो पॉलिसी चली थी, उसके दंश को आप इस देश ने झेला है। उसी सरकार में शरद पवार कई बार मंत्री रहे हैं, और उस तरह से ये बेतुके बयान देते हुए वो इसलिए हमास की बात नहीं करते हैं, वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, हमास की बात नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमास का सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। फिलिस्तीन और हमास दो अलग चीज है। फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, ये संघर्ष को भारत ने हमेशा समर्थन दिया है। भारत का मान्यता देने वाला पहला देश है फिलिस्तीन को, ये बात शरद पवार को भी समझनी चाहिए। लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठन जब 5000 रॉकेट दाग के वहां मासूम जो अभी सोए हुए थे
जहां आप देखिए कि वहां एक पार्टी में जो उनका एक नेशनल फेस्टिवल होता है, वहां पार्टी कर रहे हुए लोगों की हलाक कर देते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं। इस बड़बड़ कार्रवाई को आप सपोर्ट करते हुए किसी संघर्ष की, फिलिस्तीन के संघर्ष से जोड़ेंगे। ये सीधे सीधे इस बात को बताता है, जब आपने अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि CWC की आखिर क्या मजबूरी थी कि फिलिस्तीन के लिए अपना एक वो रिजोल्यूशन लाते हुए उसने हमास के बारे में, इस आतंकी हमले के बारे में एक जिक्र तक नहीं किया जी। तो ये स्टैंड लेने की बात है। जब ये देश भारत कलपते हुए, बिलखते हुए संयुक्त राष्ट्र से पिछले 20 सालों से ये कह रहा था कि आतंकवाद पे आप अलग अलग चश्मे से नहीं देख सकते हैं, आतंकवाद के कोई भी रूप है उसको आपको निंदा करनी होगी, आतंकवाद की आपको एक परिभाषा देनी होगी, उसको आप अलग अलग परिभाषा में नहीं रख सकते। आज तक संयुक्त राष्ट्र से वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। तो इसमें एक जो स्टैंड है, आप ऋषि सुनक को देखिए, आज अपने सोशल मीडिया एक्स पे जो ट्वीट किया है, और वो इस वेदना को समझिए कि पूरी दुनिया ने किस तरह से ये जो हमला है वो एक मानवता के खिलाफ था। जो 7 तारीख के सुबह में जो एक तरह से प्लान वे में किया गया हमला था इजराइल पे, और उनके सारे जगहों पे जो हमला था हमास का, आप कह रहे हैं कि उसको आप एक तरह से फिलिस्तीन के संघर्ष से जोड़ देंगे। तो ये इन चीजों को लेकर जब आज ऋषि सुनक ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया एक्स पे, जब उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है, तो उन्होंने कहा कि इस दुख के घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद की लड़ाई में हम आज भी उसके साथ में हैं और आगे भी रहेंगे। तो दुनिया में ये बात कहने का एक साहस होना चाहिए। ऋषि सुनक को भी वोट की चिंता होगी ब्रिटेन में, वहां भी बहुत आबादी होगी मुसलमानों की। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे इंडिया गठबंधन की ऐसी क्या मजबूरी है कि खास करके अभी नई जो नए गठबंधन बन के आए हैं, उसके सारे लोग ये परेशान हैं, क्योंकि भारत के जनमानस में कुछ संगठन ऐसे हैं जो अगर इजराइल के खिलाफ में अगर इस तरह के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, एक नैरेटिव कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, तो वो उनका तर्क सुनिए। वो हमास को कह रहे हैं कि अगर हमास आतंकी है तो इजराइल भी आतंकी है। आप एक देश में आतंकी हमला हुआ है तो ये उसकी अपनी संप्रभुता और उसकी अपनी एक रक्षा करना उसका एक दायित्व है। ये रिटेलिएशन है इजराइल का। इजराइल ने अभी किसी नागरिकों पे हमला नहीं किया है, वो हमास के ठिकानों पे हमला कर रहा है। तो इन चीजों को समझे बगैर आप अगर उसको एक खांचे में ढाल रहे हैं, हमास और इजराइल को मिला रहे हैं, तो आप बेईमानी कर रहे हैं और आतंकवाद को किसी न किसी रूप में समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और जाऊंगा अतीकुर रहमान साहब के पास भी, लेकिन एक टिप्पणी पहले शेखर सर से ले लेता हूं। शेखर सर, क्या हो गया है? शरद पवार जैसे नेताओं को बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और क्या हो गया है कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को जो अपने प्रस्ताव में हमास का जिक्र तक नहीं करती? ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी है और ये कैसी राजनीति है शेखर सर? लालचंद जी, जो कांग्रेस का पहला जो प्रतिक्रिया आया था अक्टूबर 7 तारीख को, उसमें उन्होंने जो हमास का जो अटैक हुआ था उसको कंडेम किया था जी। लेकिन बाद में जाके जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई, जो कहा जा रहा है कि केरला के कांग्रेस नेता उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें वामपंथियों ने केरला में एक स्टैंड ले लिया जिसकी वजह से हमें भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो हमें ये करना है, हमें भी दिखाना है कि भाई हम फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि CPM ज्यादा बोल रहे हैं और ये हमारे चुनावी रणनीति पे असर हो सकता है। इसके बाद जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जितने बड़े लीडर्स थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत, सब ने ये किया, ठीक है वर्किंग कमेटी में एक वो लाइन डाल दो कि जो वहां पे जो स्थिति है उसकी जड़ पे जाना चाहिए। जब बात थी कि केवल आतंकवाद कंडेम किया गया था, ठीक है, और ये जो माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है, जैसे कि सब जो भारत में जितने भारतीय मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के पक्ष में अगर वो मुसलमान हैं, इसीलिए हमास को कंडेम नहीं करें, हमास की अगर हम कुछ बोल दें तो हमारी वोट पे कुछ असर पड़ जाएगा। ये बड़ा गलत ये है। देखिए, दूसरी बात है, कोई नहीं कह रहा है कि फिलिस्तीनियन में जो वहां पे जो फिलिस्तीनियन के साथ जो भी हुआ है इतने सालों से, वो अलग बात है। उसको लेकर भारत कभी भी पीछे नहीं हटा, हमेशा समर्थन दिया है। बिल्कुल। आपको ये भी याद होगा प्रधानमंत्री मोदी स्वयं फिलिस्तीन गए थे और भारत स्वयं कई बार कई फोरम में इस बात को रखी है कि उस 2 नेशन यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, यानी इजराइल भी रहेगा, पैलेस्टाइन अलग राज्य बन के रहेगा, दोनों के बीच में सुरक्षा और बीच में अच्छी रिश्ता बनने से ही पैलेस्टीनियों की फ्यूचर और इजरायलियों की फ्यूचर ठीक है सुरक्षित रहेगी। ये बात कई बार रखी है, लेकिन ये जो अभी कोशिश हो रही है भाई किसी तरह अगर हम
आतंकवाद को क्रिटिसाइज कर देंगे तो हमारे हाँ। वोट पर कुछ असर हो जाएगा। जी, जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। क्योंकि देखिए भारत सरकार के कोई स्टैंड नहीं बिल्कुल बदली है। बिल्कुल स्टैंड कुछ जब नहीं बदली है। बिल्कुल ये उसमें और कहीं ये कोई सोचना- दुविधा नहीं है। सही बात। लालचंद जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये सोचना हाँ। कि अगर हम हमास को कंडेम करेंगे हाँ। तो हमारे यहाँ वोटर्स पे माइंड पे असर पड़ेगा, ये सोचना ये मुझे कहीं लगता ना है कहीं बड़ा जोड़ गलत है लेते हैं। और हाँ। नाइंसाफी है। सही बात, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिशन 2024 तो दिमाग में है ही, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं दिमाग में है। अतिकुर रहमान साहब, फलस्तीन के लोगों के अधिकारों को लेकर भारत की सोच में बिल्कुल क्लैरिटी है, क्लियर कट सोच है सभी सरकारों की, और आतंकवाद को लेकर के भी भारत जैसे देश की सोच बिल्कुल साफ है। तो ये जो घालमेल किया जा रहा है अतिकुर रहमान साहब कि हमास जैसे आतंकी संगठन को फिलिस्तीन के लोगों की आड़ लेकर के उनके समर्थन में जो बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के एक बड़े वर्ग को इस तरह से देखा जा रहा है कि वो भी हमास के ही समर्थक हैं, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात अतिकुर रहमान साहब। जी लालचंद जी, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी बातों से जुड़े हुए। मैं इस बात पर कभी भी एग्री नहीं करूंगा जो आपने कही कि भारत पैलेस्टीन के कॉज के साथ हमेशा से है। अगर आपकी बात में हकीकत है तो मोदी सरकार ने 6 दिन की दूरी क्यों दिखाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात कहने में कि हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ भी हैं। पहला जो स्टेटमेंट उनका आया था वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के सपोर्ट में था, क्योंकि उस समय आतंकवादी हमास ने हमला किया था। मैं समझ रहा हूं आप यही कहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हम यही कहते हैं कि वो जो भारत का जो स्टेटमेंट था वो आतंकी हमले के मुताबिक था। तो एक सवाल ये उठता है उसके ऊपर, क्या अगर ये पॉइंट भी ऐड हो जाता उसके अंदर तो क्या ये आपका एक क्लियर स्टैंड नहीं जाता भारत की तरफ से? ये जो देरी हुई ना, इस देरी ने एक आभास पैदा कर दिया कि भारत के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको मान जाऊंगा लालचंद जी, एक मुसलमान या एक कोई पॉलिटिशियन का ओपोजिशन पार्टी का स्टेटमेंट आप बता दें इसने हमास लफ्ज इस्तेमाल करके ये कहा हो कि हम हमास के सिस्टम में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में थे। साउथ अफ्रीका के बहुत सालों तक हमारे भारतीय लोग वहां जाते भी नहीं थे क्योंकि साउथ अफ्रीका एक एपार्थाइड स्टेट था। ठीक है। इजराइल एक एपार्थाइड स्टेट है। अच्छा, क्यों मोदी जी यूएन में हमेशा से एपार्थाइड स्टेट का समर्थन करते? मैं मानता हूं ये एक जियोपॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है। 2-3 चीजें आपने 2-3 पॉइंट उठाए हैं। मैं आपको कहूं, सबसे पहली बात आपने कहा कि जिस दिन हमला हुआ हमास का 5000 रॉकेट दागे, उसी समय अपनी प्रतिक्रिया में आपका कहना है कि फिलिस्तीन के अधिकार की बात भी जोड़ देनी चाहिए थी। पहली बात आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि हमास का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं नाम लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से हो तो वही रहा है। और फिर आप इजराइल को अपार्थाइड कैसे कह रहे हैं? आपकी आवाज लगता है नहीं आ रही है। नॉट एट ऑल लालचंद जी सपोर्ट है हमास को। हमास को कोई सपोर्ट नहीं है। हम हमास की तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खिलाफ जो इजराइल एक्शन लेना चाहता है भरपूर एक्शन ले, उसको विद इन आवर्स आप ढा दे, खत्म कर दे। मगर कैसे? हमास की आड़ में अभी जो हमले हो रहे हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन पे हो रहे हैं, नॉन कॉम्पिटेंट्स पे हो रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, अगर हमास जो है वो सिविलियन को अपनी ढाल बनाएगा तो कार्रवाई कैसे होगी? तो आप देखते हैं ना कि यहाँ पर भी सिविलियन को ढाल बनाया जाता है। यूएन के तमाम चीजों का आप उसको फिर वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। विनोद जी, आप सिविलियंस को अलग नहीं कर सकते, हमारे पे हमला करने का कोई राइट नहीं। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके पास। और विनोद जी,
जो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई आप हमास के नाम पर लोगों पर भी हमले कर रहे हैं। अब सवाल यहां ये उठता है कि अगर मान लीजिए वो ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं, लोगों को ढाल बनाते हैं, अगर कुछ लोगों का भी उनको समर्थन है, इजराइल ने तो आह्वान किया ना खुले तौर पर कि आप इन इलाकों को छोड़ करके जाएं, हमें कार्रवाई करनी है हमास आतंकियों पर, उसके बाद भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं कुछ लोग, तो इसे क्या समझा जाए? विनोद जी। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान का सम्मान करता हूँ, वो विद्वान आदमी है, रिसर्च स्कॉलर हैं, बेशक। लेकिन वो बात वही बोल रहे हैं जो मस्जिदों में कुछ मौलानाएं जो है इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये हमें उनसे अपेक्षा नहीं है, वो बहुत विद्वान आदमी है, मैं उनको सलाम करता हूँ। काफ़ी उनके सुलझे हुए विचार होते हैं हम लोगों के साथ डिस्कशन में। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जिस चीज़ को छुपा रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूँ। जरूर। सवाल ये है कि वो आप ये बात देख लीजिए, जब इजराइल के खुद इस बात को बार बार इजराइल की तरफ से बयान आया है, ये हमास के खिलाफ जंग है। इजराइल ने अभी तक कभी भी फिलिस्तीन का नाम नहीं लिया बार बार, सही बात तक अतीकुर रहमान साहब शायद जानते होंगे। अगर ये हमास के खिलाफ है और हमास के ठिकानों पे हमला हो रहा है, तो इजराइल के हर हमले के साथ ये चेतावनी जाती है कि सिविलियंस जो है वो वहाँ पे इस इलाके को छोड़ दें। उसको इलाके में रखा कौन है? ये भी एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश है जो ईरान की तरफ से या दूसरे कंट्री की तरफ से इस वार में एक अपनी राजनीति की दिख रही है। जो भी दुनिया में जो बटे हुए लोग हैं सबका अपना अपना इंटरेस्ट है और बेकसूर मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में और इजराइल में। तो वहां बैठे हुए लोग जो इस बात के लिए लोगों को रोक रहे हैं कि यहां से कोई नहीं जाएगा, तो एक तरह से वो ये चाहते हैं कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि कल से वो एक तरह से सोशल मीडिया पे दिखाए कि इजराइल के हमले में सारे नागरिक हताहत हो रहे हैं, जबकि आतंकी ठिकानों पे हमले के साथ में इजराइल की चेतावनी आती है। बार बार ये कहा जाता है कि नागरिक यहाँ से छोड़ के जाएं, तो रोक कौन रहा है? तो रोकने वाला उससे बड़ा दोषी है जो इस बात के लिए लोगों को जाने के लिए वहां प्रेरित नहीं कर रहा है। रही बात जो बात ये अभी अतीकुर कर रहे थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि देखिए ये घालमेल क्या है। आप कह रहे हैं कि हम हमास का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप हमास की निंदा भी नहीं कर रहे हैं। एक भी ऐसे लोग देखिए, एक ही संगठन देखिए जो आतंकी इस कार्रवाई को, हमास की आतंकी कार्रवाई की निंदा भी की हो, जो ये बात कहे हो कि नहीं इसमें इस मासूमों का और जो बेकसूर लोगों का है उनका ये कत्लेआम नहीं होना चाहिए। रात में सोते हुए लोगों के घरों में घुस के उनको मारने की ऐसी बड़ कार्रवाई की निंदा होनी चाहिए। एक बार भी कहा है? ये नहीं कहा है। तो जब आप ये बात नहीं कहते हैं तब ये डबल स्टैंडर्ड होता है। अतीकुर रहमान साहब, और ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो उसमें देखिए कि दुनिया किस तरह से है। आज अगर ईरान का इंटरेस्ट है, सीधे इंटरेस्ट है कि अगर सऊदी अरबिया से, दुबई से, बहरीन से अगर इजराइल के रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं कह सकता कि ये टाइमिंग देखिए कि किस टाइम में इस तरह के हमले हुए हैं और पूरा गल्फ कंट्री का जो जियोपॉलिटिक्स था उसको बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है। तो एक इंटरेस्ट में आप उसको बलि का बकरा बना रहे हैं। जब आप यहाँ पे सपोर्ट करते हुए या विरोध करते हुए देखते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। आपको लग रहा है हम तो सुरक्षित हैं। बलि का बकरा आप उस फिलिस्तीन के लोगों को बना रहे हैं जिनको मोहरा बना के आप अपनी सियासत कर रहे हैं। वो सियासत शरद पवार भी कर रहे हैं, वो सियासत ईरान भी कर रहा है, और वो सियासत अगर आप अतीकुर रहमान सपोर्ट दुनिया से लेकर के देश तक। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे लग रहा है कि कुछ जियो पॉलिटिकल साजिश भी है। मैं लौटता हूं अतीकुर रहमान साहब, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, पहले आप दे दीजिए, उसके बाद शेखर सर के पास जाऊंगा। ये बताइए कि 90 साल की वृद्धा को, 4 साल की बच्ची को हमास के आतंकवादियों ने उठा लिया, पार्टी करते हुए सिविलियंस को उठा लिया। जिस समय 5000 रॉकेट दागे, क्या इजरायली सेना के ठिकानों पर दागे थे? वो उनको टारगेट करके उन्होंने दागा? नहीं दागा, सिविलियन पर दाग दिया। इजराइल तो कम से कम बार बार अपील कर रहा है, पिछले हफ्ते भर से वो रुका हुआ है ग्राउंड की कार्रवाई के लिए कि लोग खाली करें तो कार्रवाई करेंगे, और उसके बावजूद अगर मान लीजिए उनको वो मानव ढाल के रूप में बना लेते हैं तो क्या करे? इजराइल कार्रवाई बंद कर दे आतंकवादियों के खिलाफ? जी लालचंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। देखिए मेरी दिक्कत सिर्फ ये है, विनोद जी से भी मैं आग्रह कर रहा हूं जी कि आप इंडिया के, भारत के पॉलिटिशियन से जो मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है वो दिक्कत है। ये कौन जोड़ रहा है? शरद पवार, अगर वो सुनिए तो सही लाल जी, कि भाई शरद पवार किस कांग्रेस पार्टी या शरद पवार या कोई भी अन्य पार्टी, राज्यों में 5 राज्यों में इलेक्शन है, इस वजह से वो हमास को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट आतंकवाद के साथ है। मेरा ऑपोजिशन ये है, हम भी वही कह रहे हैं, पर्टिकुलर रिलीजन को
जी तो हम भी बोलिए। वही कह रहे हैं ना, हमारी बात आप लोगों तक पहुंचाइए आपके माध्यम से। जी जी। हमास ने जो बर्बरता दिखाई है, जी। इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह बहुत सख्ती से उनके साथ यही बात निपटेगा। आनी चाहिए और खुलकर। हमारे मुल्कों को एग्जैक्टली खुल के उनका होना चाहिए क्रिटिसिज्म। और इजराइल को पूरा बनता है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को यूएस से ठिकाने लगा दिया, उस तरह से हमास ठिकाने लगाया जाए। यहां पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने पैलेस्टीन और हमास को जोड़ा नहीं, दोनों अलग अलग एक एंटिटी। हम बिल्कुल अलग अलग उसको मानकर चल रहे हैं। दिक्कत ये है भाई ये मानना कि पड़ेगा, ये ऐसे यासिर अराफात का पीएलओ नहीं है, ये यासिर अराफात का पीएलओ नहीं है। कोई अगर शांतिपूर्ण लड़ाई लड़े फलस्तीन की, भारत हमेशा उनके साथ है। इनफैक्ट आप महमूद अब्बास का भी बयान देखोगे तो वो भी पैलेस्टीनियंस की सुरक्षा चाहते हैं, हमास की नहीं। बिल्कुल यही होना चाहिए और यही अपने यहां के भी पॉलिटिशियन को यही बात करनी चाहिए। शेखर सर ये बताएं कि जिस तरह से कि इजरायली कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं कि उसका सीधा असर भारत की राजनीति में कुछ नेता उस पर अलग अलग तरह की बयानबाजी करके उठाना चाह रहे हैं। तो अतीकुर रहमान साहब जो ये सवाल पूछ रहे थे कि क्यों भारत के मुसलमानों को वहां से जोड़ा जा रहा है, आपको लगता नहीं है कि ऐसे नेता ही कहीं ना कहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं शेखर सर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ये, क्योंकि ऐसा एक इमोटिव इश्यू है। देखिए, जो पैलेस्टीनियन के में जो भी हुआ है पिछले 70 साल 75 साल में जो भी हुआ है, भारत हमेशा खड़ा रहा है। और हर बार हर फोरम में हमने यही कहा है कि हाँ, वहां पे परमानेंट शांति चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो पैलेस्टीन की जो लेकर जो सवाल हैं, बुनियादी सवाल है, उस सवाल पर सॉल्यूशन होनी चाहिए। एक अलग सुरक्षित पैलेस्टीन बननी चाहिए, समृद्ध पैलेस्टीनियन बननी चाहिए, ये भारत हमेशा कहा है। लेकिन साथ में आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जो जब भी जैसे जिस तरह की आतंकवाद की जो अटैक हुई है, इससे पैलेस्टीनियन की इंटरेस्ट पर ज्यादा हमला हुआ है। अगर पैलेस्टीन को लेकर कोई मसला सुलझाने के लिए कोई सोल्यूशन हो सकता था, वो और भी देर हो गया इसकी वजह से। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इस तरह की जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आप बताइए कैसे आप इजराइल और पैलेस्टीन नेताओं को बिठा के कैसे सोल्यूशन ला? बिल्कुल अभी आप देखें ऐसे हालात बन गए कि जो बाइडेन आए बात करने के लिए, उनको सिर्फ इजराइल से मिलकर के वापस जाना पड़ा। खैर, इतनी बात जरूर है, बहुत स्वागत योग्य बात कही है अतीकुर रहमान साहब ने, बहुत स्वागत कि दोनों को मिलाना नहीं चाहिए और इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता जो हमास ने किया। विनोद जी कोई छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, कीजिए। मैं लाल जी, मैं अतीकुर रहमान साहब को सैल्यूट करना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जो भ्रम फैलाया जा रहा है नेताओं के द्वारा, खास करके उसको एक तरह से अपना एक स्टैंड रखा, मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। और ये बात मैं उनको भी उनसे गुजारिश करता हूं कि ये बात को कम से कम हमें समझने की जरूरत है कि जो बिडेन जैसे देखिए, वो उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा कल इजराइल में आते हुए। उन्होंने कहा ये 9/11 के हमले से भी बड़ा हमला है। 9/11 के हमले में आप देखिए उस समय में 3000 लोग मारे गए थे अमेरिका। जब आप देखिए टावर से हवाई हमला अटैक हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि हमास पे 5000 रॉकेट दागे गए और वो 5000 हमास ने जब रॉकेट दागा था तो उसमें 1600 लोग मारे गए थे। तो वो कितनी आबादी थी? 1 करोड़ से कम की आबादी है इजराइल। तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा हमला था। लेकिन जब आप भारत के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो इन वर्षों में पिछले 25-30 साल में आप कितने लहू बहे, लाखों लोग बहे हैं, हजारों हजार के आप देखिए कि यहाँ पे मिलिटेंट इंसिडेंट 2010 से लेके अब 2013 तक आप देखिए 9 तक कितने, इसीलिए आतंकवाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी अगर आज आतंकवाद को लेके भारत ने अपनी एक सजगता देके अपनी एक तरह से उसको काबू में किया है, भारत की एजेंसियां, भारत की सुरक्षा एजेंसियां, तो ये एक स्टैंड से आया है कि जो आतंकवाद के कोई भी रूप हो उसकी निंदा होनी चाहिए। और भारत की ये स्टैंड जो है आज भारत के जमीन पे कामयाब होते हुए दिखा है। उस स्टैंड पर हमें रहना पड़ेगा भारत को, और उसी स्टैंड पर है, और उसी स्टैंड में हम सभी को साथ देना चाहिए, सभी नेताओं को। और उसी स्टैंड को लेकर के बहुत अच्छी बात अतीकुर रहमान साहब ने भी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए अतीकुर रहमान साहब, विनोद जी और शेखर सर, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए थैंक यू। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार का रंग कैसा है और जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसकी क्या हालत है,
क्या कुछ दुविधाएं हैं पार्टियों की। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है कि 5 राज्यों में चुनाव प्रचार और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बार एक खास बात है। और खास बात क्या है कि नेताओं का रैलियों से अधिक रोड शो पर जोर दिखाई पड़ रहा है। रैलियां कम हो रही हैं और रोड शो ज्यादा हो रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी रैली और कोंडा गांव में भी चुनाव प्रचार आज के दिन। तो लगातार प्रचार चल रहा है। उधर तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेरी यात्रा और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता कर रहे हैं 5 राज्यों में प्रचार। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में तेलंगाना पर चर्चा। 5 राज्यों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की संभावना है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर देरी जारी है। राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर अभी भी सस्पेंस ही है। कल खबर थी कि करीब 100 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं, लेकिन आए नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले किया था दावा कि चुनाव से कम 2 महीने पहले ही हो जाएगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नामों का तो इंतजार ही है। और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों नहीं कांग्रेस जारी कर पा रही है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो तकरार है उसी की वजह से उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है क्या? तो राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में तो देरी है ही और मुख्यमंत्री पद के लिए भी अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया, अशोक गहलोत के नाम का भी नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं की जा सकती। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव जो राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और साथ में शैलेंद्र मिश्र बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या कुछ चल रहा है। मैं अशोक,
अभी अशोक गहलोत कह रहे थे, देखिए उनका भी नाम अशोक है, आपका भी नाम अशोक गहलोत अभी कह रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है देश में पता ही नहीं। मैं अगर कहूं तो मुझे तो लग रहा है राजस्थान के चुनाव में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं। आप देखें कैंडिडेट के नाम है नहीं, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया नहीं गया है, सचिन पायलट खामोश हैं, ये भी एक अलग तरह का सवाल पैदा करता है। तो सवाल ये है कि राजस्थान की चुनावी राजनीति में क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा तो हमें यही नहीं पता चल रहा है। आप ही कुछ बताइए वहां से। लालचंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत जो कह रहे हैं ना देश में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा, वो दरअसल अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जो इस वक्त स्थिति है राजस्थान में उसकी बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, हम पूरे राजस्थान में ट्रेवल कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हम जहां कहीं भी जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तरों में जो है वहां पर कोई नहीं है। कांग्रेस दफ्तरों में इक्का दुक्का कार्यकर्ता मिलेंगे, वहां सन्नाटा पसरा पड़ा है। आप सोचिए कि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1 महीने सवा महीने का करीब वक्त है, लेकिन कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता उनको अगर फोन करो, उनके घर जाओ तो पता चलता है वो कोई दिल्ली में डेरा डाल रखा है, किसी ने जयपुर में डेरा डाल रखा है। तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता छोटे नेता जो है टिकटों के लिए जो है मारामारी के चक्कर में कोई राजस्थान बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। तो ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस के लोग नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है। अब सवाल है ऐसा हो क्यों रहा है? आपने ठीक कहा कि अशोक गहलोत ने पहले कहा था कि 2 महीने पहले हम घोषित कर देंगे उम्मीदवारों के नाम, लेकिन अब जो है 2 महीने के बाद जो है 2 महीने के पहले जब चुनाव का ऐलान हुआ तब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए ये शुभ नहीं है, नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी 41 की, तो कांग्रेस ने कहा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नवरात्र में करेंगे। पहला नवरात्र है, लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब आएंगे नाम, तब भी नहीं आए। आज 1-2 करके आज नवरात्र का 5वां दिन है, 5 दिन हो गए और 18 तारीख पहले कहा था मुख्यमंत्री ने कि 18 को नामों का ऐलान हो जाएगा। आज 19 तारीख हो गई, नामों का कुछ अता पता नहीं। उसमें सबसे बड़ा पेच लालचंद जो है वो ये है कि दरअसल जो लिस्ट अशोक गहलोत ने तैयार की है, खबर है कि राहुल गांधी उस पर तैयार नहीं है। उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। राहुल गांधी उनको टिकट नहीं कह रहे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग है, इनको टिकट मत दो। अशोक गहलोत कह रहे हैं इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए हैं, ये लोग पाक साफ है, इनको टिकट देना चाहिए क्योंकि वो सब अशोक गहलोत के बड़े खास हैं। तो कुल मिलाकर पेच इसी में अटका हुआ है और जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टसल चल रही है वो है ही अपनी जगह। इस सब के कारण कांग्रेस की स्थिति जो है इस वक्त खराब दिख रही है। यहाँ बिल्कुल आपने जो कहा ना कि वहां ऑफिस में कांग्रेस के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे 24 अकबर रोड और जयपुर हाउस पे नजर आ रहे हैं यहाँ दिल्ली में। लौटता हूं आपके पास शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की आज कोर ग्रुप की बैठक है, तेलंगाना पर अहम चर्चा है, तो क्या बाकी राज्यों के जो टिकट बच गए हैं, उम्मीदवारों के नाम बच गए हैं, उसकी कुछ संभावना है कि आज उस पर भी कुछ हो सकता है और नाम आ सकते हैं? ये देखिए, तेलंगाना पर शाम को कोर ग्रुप है और उससे पहले हमने 2 दिनों में देखा है कि राजस्थान मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है बीजेपी की कोर ग्रुप में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के शीर्ष कोर ग्रुप के नेताओं के बीच, और संभवतः कल अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो जो बाकी बचे नाम हैं उन पर भी अंतिम मुहर लग जाएगी। तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के कुछ नाम हो, छत्तीसगढ़ के हो, उन पर, और तेलंगाना की पहली सूची पर कल मुहर लगने की उम्मीद है अगर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को होती है। ये निश्चित तौर पर उसको लेकर एक पूरी कवायद हो रही है। लेकिन अहम बात यह है कि बीजेपी टिकट बंटवारे के मामले में काफी आगे दिखाई दे रही है। और जैसा कि अशोक जी बता रहे थे, अशोक गहलोत कह रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है देश में, ये किस दिशा में जा रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी देश की यूपीए के समय में और अब टॉप 5 में है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम देख रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर देश आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं, तमाम रिपोर्ट 6 महीने में आई है। वही विपक्ष की सरकारें क्या कर रही हैं, वो जनता पर कर्ज का बोझ लाद रही हैं, वित्तीय अनुशासन नहीं है, रेवड़ियां बांट रही हैं बिना इसको देखे कि कैसे उसका फर्क पड़ेगा भविष्य पर। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, तथ्य भी बीजेपी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा आपका भी और अशोक जी का भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो ये फ्रीबी वाली राजनीति, जो प्रॉमिस, जो वादा आप देख रहे हैं चुनावी राज्यों में, पंजाब में पहले किया गया था और वहां अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो रहा है। करेंगे इस पर चर्चा।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब अगली खबर, अरविंद केजरीवाल के दल्ले मॉडल वाली जो फ्री बिजली है, उसने पंजाब के खजाने पर इस साल 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ बढ़ा दिया है। इस फ्री बिजली ने सिर्फ बिजली के मद में तो जीरो बिल की जो भगवंत मान सरकार की पब्लिसिटी है, उसने तो अर्थव्यवस्था का लगता है कि शॉर्ट सर्किट करा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं कि शॉर्टकट पॉलिटिक्स शॉर्ट सर्किट कराती है। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 19,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का डेटा सामने लाया है, जिसमें तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए है, 6,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इस्तेमाल में फ्री बिजली के लिए और 3,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री में मदद के रूप में आश्वासन को लेकर, यानी कुल 19,000 करोड़ रुपए। पंजाब से लेकर कर्नाटक, हिमाचल और अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में फ्री बिजली को ही जीत का मंत्र मान लिया। कहीं 300 यूनिट, कहीं 400 यूनिट, कहीं 200 यूनिट। लेकिन राज्य की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और कर्ज के बोझ की चिंता कम है और इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। तो इसी सब को देखते हुए 5 राज्यों के जो चुनावों की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबी घोषणा के साथ राजनीतिक दलों को उसके फंड की व्यवस्था का भी जिक्र करना चाहिए, लेकिन ये चाहिए में है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी फ्रीबी वाली राजनीति और अंधाधुंध मुफ्त वाले वादों को लेकर कई बार चिंता जता चुकी है। और याद कीजिए, पीएम मोदी ने भी कहा था कि शॉर्टकट की सियासत में शॉर्ट सर्किट होना तो तय है। इसका उदाहरण कर्नाटक में देखा जा सकता है, जहां तमाम विकास परियोजनाएं सिद्धारमैया सरकार के दौरान बंद पड़े हैं। राज्य सरकार की चिंता और पूरा फोकस तो सिर्फ अपनी 5 चुनावी गारंटी को लेकर है। सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता ऋषि कुमार के साथ इस खबर पर, और आकांक्षा सक्सेना भी जुड़ गई हमारे साथ चंडीगढ़ से। पहले एक सवाल आकांक्षा से ले लेता हूं। आकांक्षा, ये 20,000 करोड़ रुपए का तो इसी साल फ्री बिजली का आ गया बोझ। पहले से पंजाब इतने कर्ज के तले दबा हुआ है, ये तो और ज्यादा बुरा हाल कर देगा वहां की अर्थव्यवस्था का। जी, अगर देखा जाए तो पंजाब जो है वो पहले से ही बहुत बोझ तले था। इससे पहले भी बहुत सारे जो डेट में था पंजाब, और जो ये फ्री बिजली जो एक फ्रीबी दी गई है आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बिना किसी हिसाब किताब के, उससे तो कहीं कहीं लगता है कि अब और भी ज्यादा जोर पड़ रहा है बिजली के ऊपर। कुछ 8.5 करोड़ के करीब जो है वो बिजली फ्री एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और 5.5 करोड़ से ज्यादा की बिजली जो है वो 300 यूनिट जो आम आदमी पार्टी ने दी है बिजली, जो अपना वायदा किया था उन्होंने इलेक्शंस के टाइम पे, उस वक्त की जो बिजली का है, तो वो खामियाजा कहीं ना कहीं जो है सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। पंजाब के लोग ही हैं जिन्हें इस डेट से निपटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया, पर अगर पैसा ही नहीं होगा तो कहां से होगा। तो सरकार कहीं ना कहीं जोर पड़ेगा तो वो लोगों के ऊपर ही पड़ेगा, आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है ऋषि, 5 राज्यों का जब चुनावों के कार्यक्रमों का ऐलान किया तो हमने सुना था मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को कहा कि देखिए इसमें यह भी होना चाहिए फंड कहां से आएगा, लेकिन सवाल है कि ये अभी चाहिए तक ही है। ऐसे में आपको लगता है चुनाव आयोग की इस सलाह को कोई भी पार्टी मानने वाली है क्या? जिस तरह से दनादन घोषणाएं हो रही हैं, इतने रुपए खाते में डालूंगा, इतने बिजली दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखिए लालचंद, इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। इस मामले में अगर हम देखें तो फ्रीबी को लेकर, यानी कि मुफ्त की जो वायदे हैं, इसको लेकर अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको स्पष्ट किया जाना जरूरी है। एक तो ये कि चुनाव पार्टियां क्या वायदे कर सकती हैं, इस पर चुनाव आयोग ने साफ कहा कि वायदे करना चुनाव पार्टियों का अधिकार है, क्योंकि मैंडेट किस आधार पर वो ले रहे हैं ये जनता को बताएं, ये बेहतर है। लेकिन जब वो किसी मैंडेट की बात करते हैं और उसमें वायदों की बात करते हैं, तो जनता को ये अधिकार है कि ये जो वायदे हैं वो किस तरीके से पूरे किए जाएंगे। इसी बात को रेखांकित करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि
ऐसा होना चाहिए कि वो बताएं ठीक कि ये जो वायदे हैं वो कैसे पूरे करेंगे जी। और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। इस पूरी की पूरी योजना को पूरा करने के लिए कौन सी योजना बंद करनी पड़ेगी, ठीक। कौन सी योजना नई शुरू की जाएगी। हाँ। तो वो तो पार्टियां बता नहीं रही हैं, वो नहीं बता रही। ये जो पूरी कवायद हाँ। है ये स्पष्ट ठीक करने है। के लिए चाहिए शब्द प्रयोग किया, लेकिन ठीक। इसमें सबसे बड़ी बात है लालचंद की ये जनता के ऊपर जब ये सीधा दबाव पड़ेगा हाँ। तो कहीं ना कहीं इस फ्रीबी का असर राजनीतिक दलों को भी भुगतना चलिए पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की फिलहाल कमी है। शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए, शुक्रिया आकांक्षा आपका भी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर